बुजुर्गों का मोह खत्म नहीं हुआ, कहां जाए युवा। पावर पॉलिटिक्स का सुरूर, बुजुर्गों का मोह नहीं हो रहा दूर। कांग्रेस का हाथ बुजुर्गों के साथ। उम्र का क्राइटेरिया कांग्रेस ने रखा ही नहीं है। कहाँ रखा है, कहाँ तय किया है कि इस उम्र तक का आदमी नहीं है। अगर हाईकमान तय कर देता तो मानना पड़ेगा। बीजेपी में बुजुर्गों के लिए अलग भूमिका। भारतीय जनता पार्टी ने एक बात सामान्य तौर पर तय की है कि 75 से ज्यादा उम्र के लोगों के अलग प्रकार का काम दिया जाएगा। देखो, मैं सोचता हूँ कि मेरी पार्टी जो भी निर्णय करेगी उम्र का, मैं उसका स्वागत करूंगा। क्या सत्ता का नशा बुढ़ापे में नेताओं को रखता है जवान? जवान मुल्क, बुजुर्ग नेता। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। भारत युवाओं का देश है, लेकिन राजनीति में उम्र दराज नेताओं की भरमार है। यहां सियासत में नेताओं के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों अपने अपने तरीके से उम्र की सीमा को तय कर लेते हैं और एक दूसरे पर निशाना साधते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल के बयान से उम्र पर बहस छिड़ गई है। हालांकि धारीवाल ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस में भला कहां उम्र की सीमा तय है। यहां तो जीतने वालों पर पार्टी दाव लगाती है। लगे हाथ धारीवाल बीजेपी पर भी बरस पड़े। बोले उम्र की सीमा तय करने वाली भाजपा के दोहरे मापदंड हैं। धारीवाल के बयान पर बीजेपी के घनश्याम तिवाड़ी से लेकर गुलाब चंद कटारिया तक ने पलटवार किया। तिवाड़ी बोले भाजपा में 75 पार के नेताओं के लिए अलग भूमिका तय है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि पार्टी उनके लिए जो भी भूमिका तय करेगी उन्हें मंजूर है। पार्टी में नए खून का स्वागत है। इसी मुद्दे पर बहस करेंगे जवान मुल्क बुजुर्ग नेता। लेकिन उससे पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल जान लेते हैं। प्राइम सवाल क्या है, कुछ ये आपको बता दें। प्राइम डिबेट का सवाल नंबर 1 है, सियासत में क्या उम्र की सीमा होनी चाहिए? ये बड़ा सवाल है कि क्या सियासत में उम्र का बंधन होना चाहिए? क्या सियासत में भी एज लिमिट होनी चाहिए? वहीं प्राइम डिबेट का सवाल नंबर 2 है, जिताऊ के फेर में उम्र होती है नजरअंदाज? क्या पार्टी को जीत दिलाने के लिए उम्र को हमेशा नजरअंदाज कर दिया जाता है? और वहीं प्राइम डिबेट का सवाल नंबर 3 और सबसे बड़ा सवाल है, सियासत में युवाओं को कैसे मौका मिलेगा? यह अहम सवाल है क्योंकि राजनीति में हमेशा बुजुर्गों को मौका मिलता है। ऐसे में अहम सवाल है कि सियासत में आखिर युवाओं को मौका कैसे मिलेगा? और इसी तमाम सवाल पर चर्चा करेंगे। तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जो कि कांग्रेस नेता है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश गर्ग बीजेपी नेता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और एसपी मित्तल जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार है, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। और सबसे पहले एसपी मित्तल जी, आप ही के साथ शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि सवाल अहम है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं तो आप तजुर्बेदार हैं। जरा बताइए कि क्या एज लिमिट होनी चाहिए सियासत में, और अगर एज लिमिट होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए, और क्या कुछ इसका असर पड़ेगा सियासत पर? देखिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बात करते हैं इस बात की कि क्या नाम से देश को युवा होना चाहिए, और युवा जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और हमने देखा कि हमारे जो देश के युवा हैं वो जो क्या नाम से बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके क्या नाम से सीईओ हैं और प्रमुख पदों पर है। तो स्वाभाविक है कि हमें क्या नाम से युवाओं का राजनीति में भी स्वागत किया जाना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद राजनीति में युवा इतना महत्व नहीं रखता है जितना व्यक्ति काम का होना चाहिए। यदि वो काम का है तो उसकी कोई उम्र सीमा नहीं है, उसका उपयोग होना चाहिए, उसको राजनीति में क्या नाम से उसको जिताव होना चाहिए, ये सब चीजें हैं।
हम देखते हैं, मैं शुरुआत करता हूं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और दूसरे नेताओं को मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया कि भाई इनके मार्गदर्शन से सरकार चलेगी। लेकिन वहीं पिछले दिनों जब केरल का चुनाव हुआ तो हमने देखा कि 90 साल के ई श्रीधरन को उन्होंने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो ये जो दोहरा मापदंड है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही है, ये कांग्रेस में भी यही हाल है। कांग्रेस में अभी जो चिंतन शिविर उदयपुर में हुआ उसमें यह कहा गया कि हम क्या नाम से जो 50 उम्र के जो व्यक्ति हैं उनको 50% टिकट देंगे, 50% पदों पे उनकी नियुक्ति करेंगे, ये सारी बात थी। लेकिन हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में उन पे कांग्रेस के पास कौन है, वही बुजुर्ग नेता हरीश रावत साहब है, वही उनकी क्या नाम से उत्तराखंड में हरीश रावत साहब है, जिन्हीं के माध्यम से पूरी वहां की जो कांग्रेस पार्टी चलाई जाती है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो सारी स्थितियां हैं, ये सारी हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से इसको यूज करता है। जहां तक राजस्थान के संदर्भ की बात है, हम खुद देखते हैं कि सचिन पायलट अपना दावा करते हैं, लेकिन सचिन पायलट के मुकाबले में हम देखते हैं कि अशोक गहलोत साहब को तरजीह जाती है कांग्रेस हाईकमान की ओर से। और जो अशोक गहलोत साहब का जो मंत्रिमंडल है उसमें कितने वरिष्ठ हम देखते हैं, शांति धारीवाल उसमें क्या नाम से बीडी कल्ला उसमें हेमाराम चौधरी उसमें। जब इतने बुजुर्ग लोगों को क्या नाम से आप मंत्रिमंडल में रखेंगे तो स्वाभाविक है कि फिर युवाओं को मौका कम मिलेगा। इसके साथ ही मैं एक बात और यहाँ कहना चाहता हूँ, ये परिवारवाद की बात है। जहां तक राजनीति के अंदर है, परिवारवाद की पार्टियां हैं, हम देखते हैं कि क्या नाम से युवाओं को मौका वहां भी नहीं मिलता है। हम मुलायम सिंह की देखें तो मुलायम सिंह यदि बुजुर्ग हुए तो उनके बेटे अखिलेश यादव आ गए। हम उड़ीसा में देखते हैं कि बिजू पटनायक बुजुर्ग हुए तो उनके बेटे नवीन पटनायक आ गए। और ममता बनर्जी को देखिए पश्चिम बंगाल में तो उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी आ गए। तो जो परिवारवाद की पार्टियां हैं उनमें भी यदि कोई युवा है तो वो परिवार का सदस्य है। तो ऐसी स्थिति में जो राजनीतिक दलों के युवा है, मुझे लगता है कि क्या नाम से उनके हितों का भी ख्याल किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। और मित्तल जी, आपने अहम बात कही है कि जो युवा भी आते हैं वो अक्सर यही देखने को मिलता है कि उसी परिवार से आते हैं। प्रदीप जी, आपका रुख करते हुए शांति धारीवाल ने सवाल तो उठा दिए बीजेपी पर उम्र को लेकर, लेकिन क्या कांग्रेस ने कोई उम्र तय की है क्या कि इतने उम्र के बाद आपको रिटायर होना पड़ेगा? कैसे सवाल उठा सकते हैं आप बीजेपी पर? देखिए प्रियंका जी, कोटा में कार्यकर्ता चिंतन शिविर एक हुआ था, उसमें धारीवाल जी जो संदर्भ लिया था उसमें उन्होंने कहा था कि एक संदर्भ में कहा था कि 2 बार हारे को टिकट दे दिया गया है। ये कार्यकर्ता शिविर था और इसमें वो अपनी बात कह रहे थे। ये पार्टी का मंच था और पार्टी के मंच पर कार्यकर्ताओं के बीच वो अपनी कोई प्रतिक्रिया या उनकी कोई व्यवस्था में कोई परिवर्तन की बात है, उनका जो उल्लेख है वो कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन बीजेपी पर तो सवाल उठाए ना कि घनश्याम तिवारी को टिकट दे दिया गया, राज्यपाल कलराज मिश्र को भी लेकर सवाल उठाए उम्र को लेकर, कैसे उठा सकते हैं सवाल? ये उनका विचार है। पार्टी के फोरम पर वो अपनी बात रखने के लिए उनको ये अधिकार है कि वो करें। अगर कार्यकर्ता चिंतन शिविर में वो अपने मन की बात कहते हैं, अपनी बात किसी व्यवस्था का उल्लेख करना चाहते हैं या किसी व्यवस्था को वो उल्लेखित करना चाहते हैं तो उन्होंने किया है और ये उनका अधिकार है। आपने सवाल उठाया तो क्या कांग्रेस भी ऐसे कोई नियम लाएगी क्या? उम्र को लेकर कांग्रेस भी नियम लाएगी? प्रियंका जी मुझे बोलने दीजिए, या तो मुझे बोलने दीजिए, फिर मैं आपके सुन नहीं पाऊंगा। बोलिए। मेरा ये कहना है कि पार्टी के फोरम पर कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, चाहे वो मंत्री हो, किसी स्तर के हो, उनको पार्टी के कार्यक्रमों में ये बात करने का अधिकार है। ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। हमारी पार्टी में इस बात की छूट है लोगों को वो अपनी बात कहें, लेकिन पार्टी के अलावा किसी अन्य फोरम पर पार्टी की आलोचना या अन्य बात नहीं करें। ये बात सीधी सी है। और जहां तक बात ये अनुभव की बात हो रही है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बीजेपी ने जो कार्यक्रम शुरू किया, उन्होंने मार्गदर्शन मंच बनाया। 75 साल के वरिष्ठ नेता जिनके सानिध्य में नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति की, वो सब उनसे बहुत वरिष्ठ थे। उसके बाद भी उनको मार्गदर्शन में करके उन्होंने परे कर दिया। अब सवाल ये है कि कांग्रेस ने अपने उदयपुर के चिंतन शिविर में एक व्यवस्था कायम की है कि 50% अनुभवी लोगों को सिस्टम में रखा जाएगा और 50% युवाओं को इसमें समाहित किया जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। और कांग्रेस में तो युवा शक्ति को राहुल गांधी के रूप में 2004 से वो काम कर रहे हैं, उनकी टीम काम कर रही थी। लेकिन उन्होंने ये बात कही कि उनको उचित प्रतिनिधि मिलना चाहिए था। उनको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद मनमोहन सिंह जी ने कहा कि वो सरकार में शामिल हों, अनुभव लें, लेकिन उन्होंने संगठन में ही रहना उचित समझा। मैं समझता हूं ये उनकी अपनी प्राथमिकता थी। लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उनको ये मौका दिया और उनसे कहा और उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि वो सरकार में आकर अनुभव का लाभ लें, लेकिन उन्होंने अपनी प्राथमिकता संगठन में रखी और वो आज तक संगठन में निभा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सुरेश गर्ग जी, आपके पार्टी ने तो एज लिमिट तय की है, लेकिन मानता तो कोई नहीं है ना, तो क्या फायदा हुआ ऐसे एज लिमिट का?
देखिए प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि भाई परिवारवाद जो आज कांग्रेस के अंदर या दूसरी पार्टियों के अंदर जो परिवारवाद फैला हुआ है, वंशवाद फैला हुआ है, उस चीज के लिए मोदी जी और हमारे अध्यक्ष जी उस चीज के लिए खिलाफ है कि भाई पार्टी के अंदर परिवारवाद नहीं होना चाहिए। आज और भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरी पार्टियों के अंदर प्रियंका जी आपने देखा होगा कि उनको पता कि अगला अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप ये नहीं बता सकते कि जेपी नड्डा जी के बाद में अध्यक्ष कौन होगा। तो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ है। आज भारतीय जनता पार्टी में अनुभवों का और जो अनुभवी लोग हैं, जो पुरानी विचारधारा के और उस तरह के लोग हैं, उनका पूरा का सम्मान है। और भारतीय जनता पार्टी अनुभव को ध्यान में रखते हुए, उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए टिकट देती है और परिवारवाद और वंशवाद से दूर रहती है। आज आप देख लीजिए किसी भी पार्टी में, मुलायम सिंह जी की पार्टी के अंदर देख लीजिए, मुलायम सिंह जी के बाद में अध्यक्ष कौन बना? उनका बेटा अखिलेश जी बने। आज कांग्रेस के अंदर देख लीजिए, कांग्रेस के अंदर क्या चीज हो रही है कि कभी सोनिया जी, कभी राहुल जी अध्यक्ष, कभी राहुल जी को बना देते, कभी सोनिया जी को। उसके अलावा मतलब कांग्रेस के अंदर उस गांधी परिवार के अलावा कोई आदमी अगर अध्यक्ष बनता हो तो बता दीजिए। आज इधर लालू जी की पार्टी में उठा रहे हैं कांग्रेस पर परिवारवाद को लेकर मैं जवाब लूंगी प्रदीप जी से, लेकिन सुरेश गर्ग जी, घनश्याम तिवारी 75 साल के ऊपर के हो चुके हैं, उनको पार्टी में टिकट मिल कैसे गया? क्योंकि आपकी पार्टी ने तो ये नियम बनाए हैं ना कि उम्र दराज लोगों को नहीं दिए जाएंगे डेजिग्नेशन। पार्टी ने इस तरह का कोई नियम नहीं है। पार्टी का हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो डिसाइड करता है कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करती है। शांति धारीवाल ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी अपने नियम तोड़ती है। कांग्रेस में तो चलिए कोई नियम है ही नहीं। तो सिर्फ हमारा मानना है कि परिवारवाद और वंशवाद को हम बढ़ावा नहीं देंगे और उसी के उस पर चल रही है। इस तरह का कुछ भी नहीं है कि भाई अब घनश्याम तिवारी जी का अनुभव और उनका जो यहाँ पार्टी से जुड़ाव है उसके हिसाब से उनकी पार्लियामेंट्री कमेटी की जो बोर्ड की। प्रदीप जी, सुरेश जी कह रहे हैं कि परिवारवाद चलती है कांग्रेस पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी के 40 मंत्रियों के बच्चे राजनीति में हैं और नरेंद्र सुनिए चाहते हैं कि अध्यक्ष कौन बनेगा ये बता दीजिए आप तो कांग्रेस के मुझे जवाब देने दें कृपया। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई है कि इस देश की जितनी धनी संस्थाएं उन पर कब्जा कर अपने बेटों को वहां समाहित करने का ही चल रहा है। बीसीसीआई को अमित शाह के बेटे जैसा को स्थापित कर दिया गया है और पूरे देश की क्रिकेट एसोसिएशन जो राज्य में हैं उनमें सभी नेताओं के बेटे बेटियां वहां पर पदाधिकारी किए हुए हैं। इन्होंने अपने पुत्रों के द्वारा राजनीति में समावेश किया हुआ है और देश की धनी संस्थाओं पर अपने पुत्रों बताइए सुरेश गर्ग जी, ये आरोप तो आपके ऊपर भी लग रहे हैं कि अपने बेटों को शामिल किया जाता है। जी, राजनाथ सिंह के बेटे हैं, राजनाथ सिंह के बेटे हैं, कल्याण सिंह के बेटे हैं। जयपुर राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है? गहलोत जी अपने बेटे को प्रमोट करने के लिए कभी लोकसभा का टिकट देते हैं, हार जाते हैं, उनका कोई वजूद नहीं है। इनके 40 नेताओं के बच्चे राजनीति में कांग्रेस के अंदर हो क्या रहा है पार्टी में? आज कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है? प्रियंका जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी में किसी तरीके के परिवारवाद या वंशवाद नहीं है। योग्यता के हिसाब से टिकट दिया जाता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड कमेटी जो है वो डिसाइड की जाती है। लेकिन कांग्रेस के अंदर आप बता दीजिए चलो अगला अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष गांधी परिवार के बाहर अध्यक्ष हो नहीं सकता। आप दूसरी पार्टी के अंदर भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था कौन सी है? लोकतांत्रिक व्यवस्था बता दो ना, कांग्रेस के अंदर कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्था है? कौन से चुनाव होते हैं? कौन से कांग्रेस में चुनाव हुए? आप ये बताइए। राहुल गांधी जी और सोनिया जी के अलावा बता दीजिए ना। राहुल गांधी जी और सोनिया जी के अलावा बता दीजिए आपके कोई अध्यक्ष है? लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी जबरन से बोलती है कि हमारा अगला अध्यक्ष का कोई पता नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी बोल सकती है कि हमारा जेपी नड्डा जी के पास अगला अध्यक्ष कौन होगा कोई पता नहीं है। लेकिन कांग्रेस के अंदर यह है कि आज गांधी परिवार के अलावा तीसरा आदमी हो तो बता दीजिए आप गांधी परिवार के अलावा। ठीक है, देखिए आप दोनों लोग लड़ रहे हैं, लेकिन ये बात तो सही है कि उम्र दराज लोगों को प्रेफरेंस दिया जाता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी। अपनी जीत के लिए युवाओं को मौका कब मिलेगा, ये सवाल है। एसपी मित्तल जी, आपसे ये सवाल मैं करना चाहूंगी कि अगर बुजुर्गों को ही मौका मिलता रहेगा सियासत में तो आखिर युवा कहाँ जाएंगे? मुझे बोलने दिया जाए, मेरा आपसे आग्रह है, मेरी बारी मुझे बोलने दिया जाए और इनका माइक बंद किया जाए, मैं बोलूं। एसपी मित्तल जी, प्रियंका जी, मैं बोल रहा हूं विघ्न डाल रहे प्रियंका जी, ये उचित नहीं है बहस में। अरुण जी सुनिए, आप सुनिए। प्रियंका जी, मैंने अभी कहा कि राजनीति के अंदर जो है वो उम्र कोई मायने नहीं रखती है। सभी राजनीतिक दलों के अंदर व्यक्ति मायने रखता है कि व्यक्ति कितना उपयोगी है,
यदि वो 90 साल की उम्र में भी लगता है कि पार्टी के लिए उपयोगी है, वो चुनाव जीत सकता है, वो क्या नाम से राजनीति की जो दांव पेच है उनको कर सकता है, तो मुझे लगता है कि उसको सभी लोग समायोजित करते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो। अभी यहाँ जो कांग्रेस के प्रतिनिधि अरुण चतुर्वेदी जी हैं, उन्होंने उदाहरण दिया कि अमित शाह का बेटा जो है वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी है। राजस्थान में क्या है, राजस्थान में अशोक गहलोत साहब जो मुख्यमंत्री हैं, उनका बेटा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष है। जिसको मौका लगता है वो अपने बेटों को आगे बढ़ाता है। अब चूंकि कांग्रेस की देश भर में 2 जगह सरकारें हैं, तो स्वाभाविक है कि हमको 2 जगह ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की देश भर में कई जगह सरकारें हैं, तो उनके हमें ज्यादा ऐसे देखने को मिलेंगे। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो हमने देखा कांग्रेस के कई नेता जो केंद्रीय मंत्री थे, उनके बेटे सांसद थे। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि राजनीति में चलती रहती हैं, और कोई भी नेता एक बार स्थापित होता है तो वो सोचता है कि उसके परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल, लेकिन एसपी मित्तल जी, जब कोई राजनीति में आता है और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, सत्ता का लालच भी बढ़ता जाता है, तो ऐसे में सवाल तो ये उठता है कि आखिर युवा कहां जाएंगे, युवाओं को मौका आखिर कब मिलेगा? प्रियंका जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे सामने इस टाइम सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो क्या नाम से जो एनसीपी है, महाराष्ट्र की जो एनसीपी की सरकार, एनसीपी की जो पार्टी है शरद पवार वाली, हम देखते हैं कि उनके भतीजे भी हैं, उनकी बेटी भी है और उनके रिश्तेदार भी हैं। ऐसे मुलायम सिंह को देखते हैं कि उनके तो पूरे कुनबे के लोग राजनीति में, कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई कुछ है। तो ये जो स्थिति है, ये मुझे लगता है कि देश के लिए अच्छी नहीं है। और जो बेचारा जो कांग्रेस जो कार्यकर्ता है, जो युवा कार्यकर्ता है, उसको क्या नाम से इस बात का अवसर मिलना चाहिए। हमने देखा कई राजनीतिक दलों के अंदर वो दरी उठाने वाला जिंदगी भर दरी उठाता रहता है, माइक लगाता रहता है, रैलियों की तैयारी करता रहता है, लेकिन उसको सांसद और विधायक बनने का अवसर नहीं मिलता। बनता कौन है? जो नेता एक बार स्थापित हो जाता है, उसी के परिवार के लोग बनते हैं। जी, और बिल्कुल देखिए, और दिक्कत यहीं पर आती है कि जब कोई युवा राजनीति में आना चाहता है तो उसे बहुत ज्यादा इसीलिए संघर्ष भी करना पड़ता है। प्रदीप जी, आप कुछ बोल रहे थे, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी प्रियंका जी, मेरा कहना है कि जो उदयपुर चिंतन शिविर में जो फैसला हुआ कि 50% बुजुर्गों को या वरिष्ठों को जगह दी जाएगी और 50 हम युवा शक्ति के लोगों को हम शामिल करेंगे, मैं इसका समर्थन इसलिए करता हूं कि अगर आप देखें कि देश की राजनीति में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी जी का जो राजनीतिक कैरियर है, उसमें वो राजनीतिक कैरियर अशोक गहलोत जी का ज्यादा लंबा है। मैं समझता हूं उनका 50 साल का कैरियर है, जबकि मोदी जी पहले संघ के कार्यकर्ता थे, लेकिन 20 साल से वो सरकार चला रहे हैं, तो उन्हें 3 बार मुख्यमंत्री बने और 8 साल से वो प्रधानमंत्री हैं देश के। तो राजनीतिक रूप से अशोक गहलोत वरिष्ठ हैं, उनका अनुभव ज्यादा है और उन्होंने साबित किया है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस ने पहल की है युवाओं को मौका देने के लिए, और उम्मीद की जाती है कि सारी पार्टियां ऐसी पहल करें। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, सुरेश गर्ग और एसपी मित्तल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चाओं के लिए। तो आज प्राइम डिबेट में हमने तमाम अहम सवाल पूछे कि अगर बुजुर्गों को ही मौका मिलता रहेगा तो आखिर युवा कहां जाएंगे। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।